नमस्ते बच्चों। आज से हम कक्षा 10 की विज्ञान का दूसरा पाठ अम्ल, क्षारक और लवण का अध्ययन शुरू करेंगे। वर्तमान में हमें 115 रासायनिक तत्वों का ज्ञान है और ये रासायनिक तत्व आपस में संयोग करके बड़ी मात्रा में अर्थात बड़ी संख्या में रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं और इन्हीं यौगिकों को जब हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं, इनको वर्गों में बांटते हैं, तो हमें 3 प्रकार के वर्ग मिलते हैं। पहला वर्ग अम्ल कहलाता है, दूसरा वर्ग क्षारक कहलाता है और तीसरा वर्ग जो कहलाता है वो लवण कहलाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत जो हमारा दूसरा पाठ है विज्ञान का अम्ल, क्षारक और लवण, हम यौगिकों का अम्ल, क्षारक और लवण के आधार पर वर्गीकरण करते हुए इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अम्ल और क्षारक से। अम्ल और क्षारक की सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि कौन से यौगिक अम्ल हैं और कौन से यौगिक क्षारक हैं। तो उसके लिए हम जो अम्ल क्षारक सूचक, सूचक का मतलब सूचना देने वाले इंडिकेटर्स यानी सूचना देने वाले, यानी कौन सा यौगिक अम्ल होगा, कौन सा क्षारक होगा, उसकी जो सूचना देने वाले पदार्थ होंगे उसे हम सूचक बोलेंगे। ये जो सूचक हैं एक प्रकार के रंजक, डाइस को कहते हैं, होते हैं जो अम्ल या क्षारक में डाले जाने पर रंग परिवर्तन करते हैं। यानी जैसे हम इन सूचक जो हैं अम्ल या क्षारक में भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सूचक एक प्रकार के रंजक। रंजक का अर्थ होता है रंग देने वाले, यानी डाइज। जैसे कपड़ों में डाइज लगाते हैं, इसी प्रकार के ये रंजक होते हैं, रंग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जब इनको अम्ल या क्षार में डालते हैं तो इनमें ये रंग परिवर्तन करते हैं, इनका रंग परिवर्तन करते हैं और अम्ल में इनका रंग कुछ और होगा, क्षारक में जब डालेंगे तो ये अलग रंग उत्पन्न करेंगे। तो इसके आधार पर हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल क्षारक की पहचान करने के
लिए सामान्यतः 3 सूचक काम में लिए जाते हैं। अब अगर अम्ल और क्षार की पहचान करनी है तो हम 3 तरह के सूचक काम में लेते हैं। एक तो लिटमस पत्र, सामान्यतः हम इसको काम में लेते हैं। फिर दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज, ये औ की मात्रा है, ऑरेंज। और तीसरा फिनोफ्थलीन। तो ये 3 लिटमस आला में सामान्यतः काम में लिए जाते हैं, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। सबसे पहले हम प्रयोगशाला में चलकर लिटमस पत्र द्वारा अम्ल और क्षार की किस प्रकार से पहचान की जाती है इसको देखते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए 2 प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं। पहला लाल लिटमस पत्र और दूसरा नीला लिटमस पत्र। आइए अम्ल और क्षार में ये किस प्रकार अपना रंग बदलते हैं हम देखते हैं। मैंने ये वॉच ग्लास ले रखा है और इस वॉच ग्लास में मैं अम्ल लेऊंगा। मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और लाल लिटमस पत्र इस अम्ल में डालने पर उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लाल लिटमस पत्र पे जब अम्ल में रख रहे हैं तो नहीं देखने को मिला कोई भी परिवर्तन, जबकि नीले लिटमस पत्र को इस पे रखते हैं तो उसका कलर नीले से लाल हो जाता है। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र का कलर का रंग लाल कर देता है। दूसरे वॉच ग्लास में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और इसमें जब लाल लिटमस पत्र ले आकर रखता हूँ तो उसका रंग बदल कर आप देख रहे हैं कि लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला हो गया है। काफ़ी फास्ट होता है लेकिन मैं इसको धीमे चला रहा हूँ, इसलिए आपको ये रंग बिल्कुल परिवर्तन नज़र आ रहा है। इसी प्रकार जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला लिटमस पत्र जो ऊपर रखा हुआ है उसको ले जाऊंगा तो उसके रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने प्रयोग में देखा कि जब हमने अम्ल के अंदर लिटमस पत्र को ले जाया गया तो उसने जो नीला लिटमस था रंग लाल कर दिया। नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमने नोट किया। अम्ल में नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक है अनील।
अनील यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये नाम है, इस नाम से आप याद रख लेंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक, क्षारक के अंदर हमने देखा था कि जब हम नीला लिटमस पत्र क्षारक पर या क्षार पर ले गए थे में रंग परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नीले लिटमस पत्र पर नहीं हुआ, जबकि लाल लिटमस पत्र में या लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो गया। लाल लिटमस पत्र पर जब हमने क्षारक डाला तो उसका रंग नीला हो गया। तो याद करने का तरीका है शालनी, शालनी से याद रख सकते हो। ये थोड़ा नाम मान लो, किसी लड़की का नाम है, ये लड़के का नाम है शालिनी। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब ये लिटमस पत्र क्या होते हैं, इसकी भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो लिटमस होता है ये एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन जो थैलोफाइटा वर्ग के पौधे से संबंधित है, के पौधे से निष्कर्षित किया जाता है और इसका रंग बैंगनी या जामुनी होता है। जब ये उदासीन है तब इसका रंग बैंगनी या जामुनी होता है, लेकिन प्रयोगशाला के लिए इस लिटमस पर अम्ल या क्षार डालकर इसका रंग नीला और लाल किया जाता है। हम अम्ल डाल देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, तो वो लाल लिटमस कहलाता है, और जब उस पर हम क्षार डाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है, उसको हम नीला लिटमस पत्र कहते हैं। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचकांक है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी का रंग पीला होता है और जब हम हल्दी के दाग पर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। साबुन की जो प्रकृति होती है वो क्षारक प्रकृति होती है, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब हम उसको पानी में खंगालते हैं कपड़ों को, तो वो पुनः जब उसमें से साबुन निकल जाता है तो उसका रंग वापस पीला आ जाता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचकांक के रूप में भी काम आती है। दूसरा प्राकृतिक सूचकांक मेथिल ऑरेंज अम्ल और क्षार पर कैसे रंग परिवर्तित करता है, इसको जानने के लिए हम पुनः प्रयोगशाला में चलते हैं। प्रयोग में हम मेथिल ऑरेंज सूचकांक
का अम्ल और क्षार में देखेंगे प्रयोग। सबसे पहले मैंने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक परिक में कुछ मात्रा में लिया, इसको मैं रख देता हूँ। दूसरी परख नली में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है उसकी कुछ मात्रा ली है। एक अम्ल है और दूसरा क्षार है। इसमें मैं कुछ बूंदें मेथिल ऑरेंज जो सूचक है तो सबसे पहले हम अम्ल के अंदर, यह अम्ल है, इसमें कुछ बूंदें मेथिल ऑरेंज की डालता हूँ और रंग परिवर्तन देखता हूँ। ये लाल रंग में बदल गया है। मेथिल ऑरेंज और नारंगी कलर का होता है और उसका कलर अब लाल हो गया है। अब मैं क्षार लेता हूँ, NaOH क्षार, और उसमें मेथिल और बूंदे डालता हूँ और बूंदे डालने पर 2 बूंदे डाली तो ये पीले रंग में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मेथिल ऑरेंज जो सूचकांक है का अम्ल पीला रंग बनता है और अम्ल के अंदर लाल कलर बनता है। प्रयोगशाला में हमने देखा कि जो मेथिल ऑरेंज है का उदासीन अवस्था में इसका रंग नारंगी रंग होता है, लेकिन जब हमने मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें अम्ल के विलयन में डाली तो इसका रंग नारंगी से लाल हो गया। अम्ल में नारंगी रंग का जब मेथिल ऑरेंज डाला गया तो उस मेथिल ऑरेंज का कलर नारंगी से लाल हो गया। तो यानी ये अम्ल में लाल रंग देता है। और क्षारक की अगर बात करें, NaOH में जब डाला था तो ये नारंगी जो कलर था, नारंगी जो रंग था, नारंगी ये रंग लिख दूं, रंग से पीला रंग हो गया, पीला रंग हो जाता है। तो यहाँ पर क्षार में ये जो मेथिल ऑरेंज का रंग है वो पीला हो जाता है। ये हमने नोट किया और ये हमें याद रखना है कि मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देता है और क्षारक में पीला रंग देता है। तीसरे प्रकार का जो हमने सूचक काम में लिया था फिनोल्फ्थलीन, उसके बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। फिनोल्फ्थलीन के लिए अब हम पुनः तनु HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं और दूसरी परख नली में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उसको ले रहा हूँ। नली में मैंने अम्ल लिया है और मैं इस बोतल में फिनोल्फ्थलीन है, इस फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें मैं इस परख नली में डालूँगा और क्या रंग में परिवर्तन आता है उसको नोट करूँगा। तो अम्ल में जब फिनोल्फ्थलीन की बूंदें डाली जाती हैं
देखो मैंने 2-3 बूंदें डाल दी हैं और बूंदें डालने पर भी अम्ल का जो रंग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको अपन हिला के भी देख लेते हैं और हिलाने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने दूसरी परख नली में क्षार लिया है और फिनोप्थिलीन की इसमें भी 2-3 बूंदें डाल के देखते हैं। क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, इसमें मैं जब फिनोप्थिलीन की 2-3 बूंदें डालता हूँ तो देखिए एकदम गुलाबी कलर, रंगहीन विलयन का गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसकी कि जो फिनोप्थिलीन का उदासीन अवस्था में ये रंगहीन विलयन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम अम्ल के अंदर डालते हैं तो अम्ल में कुछ बूंदे फिनोप्थिलीन के डालने पर वो रंगहीन ही रहता है, यानी उसका कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन क्षारक के अंदर जब फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो उसका रंगहीन से गुलाबी रंग हो जाता है। तो ये फिनोप्थिलीन के बारे में था कि फिनोप्थिलीन जो है क्षारक के अंदर गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्ल में रंगहीन ही रहता है। मैंने बताया कि लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक हो गया लिटमस। इसी प्रकार हल्दी को मैंने प्राकृतिक सूचक बताया था। हल्दी के अलावा अगर देखें तो लाल पत्ता गोभी आती है। ये लाल पत्ता गोभी का जब हम रस निकालते हैं तो वो लाल रंग का होता है। अम्ल में तो वो लाल रहता है, लेकिन जब इस लाल पत्ता गोभी के रस जो लाल रंग का होता है उसमें क्षारक डाल देते हैं तो वो क्षारक डालने पर हरा हो जाता है। इसी प्रकार कुछ फूल हैं, वो भी प्राकृतिक सूचक हैं। हाइड्रेंजिया का जो फूल है नीले रंग के होते हैं। ये फूल, हाइड्रेंजिया के फूल नीले रंग के होते हैं, लेकिन क्षार में ये गुलाबी हो जाते हैं। वास्तव में तो इनका रंग नीला होता है, लेकिन जब इनको क्षार में रखते हैं तो ये फूल गुलाबी हो जाते हैं। तो ये भी एक पिटूनिया का फूल होता है। जर्मेनियम का जो फूल होता है, ये कुछ फूल हैं हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जर्मेनियम में अलग अलग रंग देते हैं तो इनकी पहचान हो जाती है। जैसे हल्दी क्षार में लाल रंग की पड़ जाती है, लाल पत्ता गोभी का जो रस है उस लाल रंग का होता है, लेकिन जब इसमें क्षार डाल देते हैं तो ये हरा हो जाता है, जबकि अम्ल के अंदर ये लाल रंग का ही रहता है। और जो दो मैंने प्राकृतिक बताए थे, मेथिल
ऑरेंज, और मैंने बताया था फिनोल्फथलीन। ये दो जो हैं संश्लेषित सूचक हैं। इनको मानव द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। और ये लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है मानव द्वारा, इसलिए इनको संश्लेषित सूचक कहा जाता है। तीसरे प्रकार के सूचक घ्राण सूचक, पहले थे प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित, और अब एक तीसरे प्रकार के सूचक घ्राण सूचक यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। के नाम है। घ्राण किससे संबंधित है? गंध से, गंध से संबंधित। तो ये सूचक ऐसे सूचक जिनकी अम्लीय व क्षारीय विलयन में गंध परिवर्तित हो जाती है, घ्राण सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जिनकी अम्ल ले लें या क्षार ले लें और उनकी गंध को देखें तो उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे दो उदाहरण जो हम देखना चाहें, एक तो है प्याज और दूसरा नाम आपने इस फ्लेवर की आइसक्रीम खाई होगी, वेनिला। तो ये दो जो हैं घ्राण सूचक हैं। हम प्याज का रस निकाल लेते हैं और प्याज का रस निकाल कर उस रस को हम जो कपड़े की कतरन होती हैं, कपड़े की कैंची से हम पतली पतली कतरन काट लेंगे और उस कतरन में उस रस को डाल के रख देंगे। तो आप कह सकते हैं कि उन कपड़ों के अंदर प्याज की गंध आएगी। प्याज में एक प्रकार की गंध होती है, इसी प्रकार की वेनिला के अंदर भी गंध होती है। तो ये जब हमें कपड़ों की कतरन के अंदर इनके रस को रख दूंगा या इसके एसेंस को रख दूंगा तो उसके अंदर इस प्रकार की गंध कपड़ों में आने लगेगी। और जब इन कपड़ों पर अम्ल डाल दूंगा, अम्ल डालकर उन कपड़ों को रगड़ दूंगा कुछ देर के लिए, अम्ल डालकर, तनु अम्ल का इस्तेमाल करना है, तो गंध में परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी जैसे पहले गंध आ रही थी वैसी की वैसी प्याज की गंध आती रहेगी या वेनिला की गंध आती रहेगी। लेकिन क्षारक के अंदर जब हमें इन जो प्याज से जो मैंने कपड़े तैयार किए हैं कतरन के, वो अगर कतरन पे मैं क्षारक लगाऊंगा और क्षारक लगाकर क्षारक तनु विलयन में इनको डुबोल के निकालूंगा तो इनकी गंध की पहचान करना संभव नहीं है। यानी हम उनकी गंधों को
पहचान नहीं सकेंगे। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें गंध आ रही है, वही गंध आती रही है, गंध में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर गंध को पहचान ही नहीं पा रहे हैं हम, यानी उनकी गंध आना, प्याज की गंध आना क्षारक वाले केस में, यानी जो हमने कपड़े तैयार किए गए थे इन प्याज के रस से, वो क्षारक में अगर जब उनका डालेंगे तो वो उनकी गंध को हम पहचान नहीं पाएंगे। यही स्थिति वेनिला के में भी देखने को मिलती है। पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसे आप होमवर्क की कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।